हेलो स्टूडेंट्स। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अब तक जो हमने लास्ट वीडियो में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे थे वो चाइल्डहुड तक की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि एडोलेसेंट जो स्टेज है उसमें किस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देखी जा सकती हैं, किस तरह का इन्फ्लुएंस उनके अंदर होता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस हो, चाहे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो या फिर कोई इमोशनल डेप्रिवेशन की वजह से हो, इसकी वजह से उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस में सबसे पहला जो आज हमारे पास प्रॉब्लम है वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का हिंदी में जो मतलब होता है वो है बाल अपराध, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे जो कि जिन्हें हम नाबालिग कहते हैं, नाबालिग बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह के अपराध में या किसी भी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में अगर इंडल्ज होते हैं, उसमें संलिप्त होते हैं, तो उसे हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मीन्स इंडल्जेंस इन एन ऑफेंस बाई ए चाइल्ड। जो बाल अपराध है इसका मतलब है इंडल्जेंस, यानी कि लिप्त होना, संलिप्त होना, इन एन ऑफेंस, किसी जुर्म में जो कि क्राइम की श्रेणी में आता है, इल्लीगल है, बाई ए चाइल्ड, बच्चों के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ पर्पजफुल, या तो वो किसी पर्पज की पूर्ति के लिए हुआ हो, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि लीगली क्राइम मानी गई हैं, अनलॉफुल हैं यानी कि कानूनी तौर पर उन्हें अपराध में माना जाता है, डन हैबिचुअली एंड रिपीटेडली, उस क्राइम की या तो उस बच्चे को आदत लग गई है, हैबिचुअल है, या फिर बार बार उस ऑफेंस को जब बच्चा करता है तो उसे हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंतर्गत मानते हैं। यूजुअली दीज चिल्ड्रन बिलोंग्स टू ब्रोकन फैमिली। अगर हम कारणों पर जाएं तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जो बच्चे इस तरह के अपराध करते हैं उनमें सबसे पहला कारण संबंधित हो सकता है ब्रोकन फैमिली, यानी कि या तो उनके परिवार में उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, या फिर मदर या फादर में से कोई नहीं है, या फिर मदर या फादर दोनों की डेथ हो चुकी है और बच्चा अकेला रहता है, तो ये कारण एक हो सकता है। ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब्ड फैमिली, जिसकी वजह से जो पूरा परिवार है वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, विद ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट, या फिर बच्चा जिस जगह पर रहता है, जिस माहौल में रहता है वो ओवर क्राउडेड है, यानी कि बहुत से लोग हैं लेकिन एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम है, एंड हैविंग फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम्स, या फिर किसी भी तरह की फिनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चा जो बहुत सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका परिवार उन्हें अफोर्ड नहीं करवा सकता है, और लीगल प्रॉब्लम्स या फिर कानूनी समस्याएं। ये सब कारण फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर पड़ जाता है। द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम आर मेनली, जो कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं कि एक बच्चा किस तरह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में आता है, तो जो फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज़ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस तरह से आजकल गाँवों से शहरों की ओर जाने की जो परंपरा चल रही है और अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से बच्चों में जो मोरल इथिक्स हैं जो कि उन्हें परिवार से मिलने चाहिए, वो दायरा जो है वो सोसाइटी का वो थोड़ा ख़त्म हो गया है। इस वजह से बच्चों के अंदर मोरल इथिक्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डेलिंक्वेंसी जैसी चीज़ों में आ सकता है। नेक्स्ट है सोशल चेंज एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। समाज में परिवर्तन हो रहे हैं और साथ में जीवन शैली भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई है। आजकल के बच्चों को देखा जाता है कि वो उनके माँ बाप पूरी तरह से उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, केयरिंग नहीं होते हैं, या फिर टेंडर जो लविंग केयर है वो उन्हें नहीं मिल पाती है। इस वजह से भी बच्चे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा किस तरह की चीज़ों की ओर अट्रैक्ट है। मास मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं। अगर क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है, अपने परिवार से देखकर सीखता है, जो चीज़ें उसके सामने होती है उन्हें देखकर सीखता है। तो अगर किसी भी तरह से मास मीडिया में कोई नेगेटिव चीज़ है और बच्चा उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों में वो क्राइम जैसी चीज़ों में वो फंस सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन मोरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू सिस्टम। आजकल के पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो पूरी तरह से बच्चों पर ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से उन बच्चों में जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनके अंदर संस्कार होने चाहिए, जैसी परवरिश उन्हें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है।
नेक्स्ट है लेक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाए। शिक्षा से बच्चों में मेंटली मैच्योरिटी आती है, वो समझते हैं चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है, उसमें अंतर करना सीखते हैं। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती है, या फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जिसमें उनका इंटरेस्ट है उन्हें वो ना करने दिया जाए, जिससे कि उनका डेवलपमेंट जो है वो फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी वो नहीं हो पाता है, वो इनएडिक्वेट होता है। इस वजह से भी बच्चे किसी ऑफेंस में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर इकोनॉमी। परिवार में अगर प्रॉपर उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है तो कई बार बच्चा जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, और फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो बच्चे कई बार उन चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्ते पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन एट स्कूल एंड कॉलेज। जिस जगह पर बच्चा जा रहा है, जहाँ पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ एजुकेशन लेने के लिए जाता है, वो चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है या फिर बच्चे को किसी तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, तो भी ये इस जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट है अनहेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। टीचर्स की ड्यूटी रहती है कि बच्चों को सही दिशा में लेकर जाया जाए, उन्हें अपना अच्छा और बुरा समझाया जाए, क्या चीज़ें गलत है क्या चीज़ें सही है इसके बारे में बताया जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप बेटर नहीं है, वो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बेटर नहीं है, तो भी बच्चा गलत रास्ते पर जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ लेक ऑफ डिसिप्लिन। बच्चों को शुरुआत से अगर डिसिप्लिन में ना रखा जाए, वैसे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन भी बच्चे को हीन भावना की तरफ ले जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल जो इथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है बच्चे के अंदर, उनको फॉलो करवाने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। अगर वो प्रॉपर डिसिप्लिन में बच्चा नहीं है तो वो फिर फ्री होकर किसी भी ऑफेंस में पड़ सकता है। द जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बिहेवियर इंक्लूड्स, बच्चे जब बाल अपराध में जाते हैं तो किस तरह के अपराध वो कर सकते हैं, उसमें देखिए आइए। लाइन, एक तो झूठ बोलना, बार बार बच्चे को आदत हो जाती है झूठ बोलने की। थेफ्ट, छोटी मोटी चीज़ों को से लेकर बड़ी चीज़ों तक की चोरी करना। बर्गलरी, यानी कि डकैतियों में शामिल होना। रन अवे फ्रॉम होम, अपना घर छोड़कर भाग जाना। हैबिचुअल डिसोबीडियंस, कभी भी अपने परिवार की या अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानना। फाइट्स, लड़ाई झगड़े करते रहना। मिक्सिंग विद एंटी सोशल गेम, ऐसे लोग जो कि समाज में सही चीज़ों में नहीं रहते हैं उनके साथ गैंगअप कर लेना। क्रूअल्टी टू एनिमल्स, जानवरों पर क्रूअल हो जाना, उन्हें मारना पीटना। मर्डर, किसी की हत्या कर देना। सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि लैंगिक अपराध। इस तरह की सभी चीज़ें बाल अपराध की श्रेणी में आती हैं। अगर एक नाबालिग इनमें से किसी भी ऑफेंस में पड़ता है तो उसे हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट करार देते हैं। किस तरह से रोका जा सकता है, क्या प्रिवेंशन हम रख सकते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, आइए देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंस इज पॉसिबल बाय एलिमिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर मैंने आपको अभी बताए थे जिनकी वजह से बच्चे अपराध की तरफ चले जाते हैं, सबसे पहला जो काम होता है उन्हें एलिमिनेट करना है, उस कारण को ख़त्म करना होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी एम्फेसाइज्ड बाय हेल्दी फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। प्रिवेंशन के लिए बच्चे को हेल्दी फैमिली मिले, यानी कि उनकी सबकी सोच अच्छी हो, समाज में अच्छा स्थान रखते हों। एंड स्कूल एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चा एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट भी उनके लिए सपोर्ट रखना चाहिए। हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, माँ बाप की अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। टेंडर लविंग केयर इन द फैमिली, बच्चे को बहुत अच्छे से प्यार मिले, स्नेह मिले। फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं बच्चे की वो सभी पूरी हों। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स, खेलने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हों। एक्सरसाइज, उन्हें प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट्स करवाए जाएं। एंड रिक्रिएशन आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन। रिक्रिएशन का मतलब है बच्चे जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी जो हॉबी है, उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें पूरे अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रदान किए जाएँ, तो हम कुछ हद तक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जैसी कंडीशंस को रोका जा सकता है। डेलिक्वेंट चाइल्ड नीड्स सिंपैथेटिक एटीट्यूड विद नेसेसरी गाइडेंस। इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा सज़ा देना ही इसका कारगर उपाय है, ऐसा नहीं है। सज़ा ना देकर उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन में रखा जाए, लेकिन उनके साथ सिंपैथी रखी जाए विद नेसेसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और उन्हें प्रॉपरली गाइड किया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि उनके व्यवहार में
सही तरह के चेंजेस देखने को मिल सकें। द चाइल्ड शुड बी रेफर्ड टू चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, और ऐसे बच्चे जो किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त हों उन्हें चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में ले जाया जाए, उन्हें रेफ़र किया जाए ताकि उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग मिल सके। ए टीम अप्रोच इज़ नेसेसरी इन मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन को अगर रिजॉल्व आउट करना है तो एक टीम अप्रोच की तरह करना पड़ता है। कौन कौन से लोग हैं जो कि एक टीम बनकर इस तरह का काम कर सकते हैं? उनमें सबसे पहले आते हैं सोशल वर्कर्स, जो समाज में वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो लोग, साइकोलॉजिस्ट जो कि बच्चों को गाइड कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट जो कि बच्चों के अंदर किसी भी इमोशनल डेप्रिवेशन का पता लगाकर उसको एलिमिनेट करने के लिए काम कर सकते हैं, पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चा किस एज का है उस आधार पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है वो किस तरह की, उसके लिए पीडियाट्रिशियन काम कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ताकि समुदाय में समाज में बच्चे को अच्छा स्थान मिले और किस तरह की चीज़ों में बच्चे लिप्त हो रहे हैं उसका पता लगाया जा सके, स्कूल टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि स्कूल का एनवायरनमेंट ठीक रखा जाए और स्टूडेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट की जाए, फैमिली मेम्बर्स एंड पेरेंट्स, और जो परिवार है और बच्चे के माता पिता हैं वो भी अच्छे से बच्चे को गाइड करें, पूरा ध्यान रखें, बच्चे की सोच का ध्यान रखें, उसे अच्छा और बुरा समझाएं। इन सभी चीज़ों को अपनाकर हम बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं और किशोर अपराध या बाल अपराध को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा बिहेवियरल प्रॉब्लम एडोलेसेंस की, वो था जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये प्रॉब्लम मेनली उन लोगों में देखी जाती है जो अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो टीनेजर्स जो गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस होती हैं कि मैं फैटी हूँ, मुझ में मोटापा ज़्यादा है, मुझे पतला होना है, मुझे लीन लुक चाहिए, आई वांट टू बी स्लिम। उन कारणों की वजह से बच्चे खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें भूख लगना भी कम हो जाती है। उसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के तौर पर जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, मेनली ये ईटिंग डिसऑर्डर है। अकर्स मोस्ट ऑफन इन एडोलेसेंट गर्ल्स, ज़्यादातर ये देखा जाता है किशोर जो लड़कियां हैं उनमें। द प्रॉब्लम इज़ फाउंड एज रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। मेन जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो है खाने के लिए मना कर देना, और उसके पीछे उनका जो लॉजिक है, जो कारण है वो है ताकि मैं अपना वेट नॉर्मल रख सकूं। बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक, खाना ना खाकर, स्पेशली फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें भी वो चूज़ी हो जाती हैं जिसमें कि वो सेलेक्टिव खाना ही खाती हैं जो कि जिसमें कि फ़ैट और कार्ब्स बिल्कुल ना हो। द अफेक्टेड एडोलेसेंट गर्ल्स प्रैक्टिस डिफरेंट एक्सरसाइजेज फॉर वेट रिडक्शन। इसमें मेनली एक्सरसाइज पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे, मेनली जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज करती हैं ताकि उनका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, और इंड्यूस वॉमिटिंग बाय सिमुलेटिंग गैग रिफ्लेक्स टू रिमेन स्लिम। और देखिए ये एडवांस लेवल है। पहला जो कंडीशन है उसमें खाना खाने से मना कर देना है, रिफ्यूजल ऑफ फूड है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसमें यह है कि जो भी अंदर है उसको अपने गैग रिफ्लेक्स को सिमुलेट करके और वॉमिटिंग करना, जानबूझकर वॉमिट कर देना ताकि अंदर कुछ रहे नहीं और उन्हें पतला होने में मदद मिले। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया का मतलब जो है, शाब्दिक अर्थ है वो है भूख ना लगना। क्योंकि देखिए जब आप, क्योंकि बॉडी का एक सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है वो उसी तरह से काम करता है, वो एडजस्ट करता है सभी चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करता है आपकी पूरी बॉडी के साथ। तो जब आप खाना खाने से मना करते हैं या फिर आप खाना नहीं खाते हैं लंबे समय तक, तो आपको भूख लगना भी कम हो जाती है और उसी को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। बट इन दिस कंडीशन द अफेक्टेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ट्रू हंगर। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि बच्चे को भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, दो दे हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर देयर एपेटाइट, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं भूखा रहने की कि उन्हें अपनी भूख पर नियंत्रण आ जाता है। भूख लगते हुए भी उनके अंदर ये कॉन्शियस रहती है कि मुझे खाना नहीं खाना है। देयर इज़ नो ऑर्गेनिक कॉज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। किसी भी तरह का फिजिकल कोई कारण नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है जिससे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सके। द अफेक्टेड एडोलेसेंट मे हैव एसोसिएटेड कंडीशंस। जो बच्चे, या इसमें हम एडोलेसेंट गर्ल्स को प्रॉपरली मानते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है
इसके साथ साथ एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ साथ उनमें और भी कुछ कंडीशंस देखी जा सकती हैं, जिनमें की है डिजीज़ ऑफ लीवर। उन्हें लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी उनमें देखे जा सकते हैं। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी देखे जा सकते हैं और डायबिटीज़ जैसी कंडीशन भी उनके अंदर देखी जा सकती हैं। इन सभी के पीछे का कारण है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना लेना और खाना नहीं खाना। पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड एडोलेसेंट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। इनमें भी जो इनके हम पीछे के कारणों में अगर जाना चाहें तो कहीं ना कहीं बच्चे की अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपर नहीं होती, ये कारण हो सकता है। और ओवर प्रोटेक्टिव विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योरिटी, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा कि कई माता पिता अपने बच्चों को बहुत चूज़ी होते हैं, जैसे कि ये खाना है, ये नहीं खाना है तो कितना खाना है, किस समय पर खाना है, प्रॉपर डाइट प्लान होता है। तो कई बार ओवर प्रोटेक्शन भी बच्चे को इस कंडीशन में लेकर जा सकती है कि वो खुद ऐसा समझते हैं कि ये खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा या मुझ में फैट आ जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ों को भी नहीं खाते हैं। और बैलेंस डाइट क्योंकि ज़रूरी है सभी के लिए, वो बैलेंस डाइट को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं और उनके अंदर इस तरह से एक इमेच्योरिटी डेवलप हो जाती है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन। एनोरेक्सिया नर्वोसा से जो किशोर सफ़र कर रहे हैं उनमें अंडर न्यूट्रिशन को कैरेक्टराइज किया जाता है। मार्क्ड वेट लॉस, एकदम से बहुत सारा वेट उनका लॉस हो जाता है। डिस्टर्ब्ड फूड इनटेक पैटर्न, उनका जो खाना खाने का पैटर्न है वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है। ड्राइनेस ऑफ स्किन, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है तो स्किन में ड्राइनेस देखने को मिलती है। हाइपोथर्मिया, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी आपको कम दिखाई देगा। हाइपोटेंशन, उनका ब्लड प्रेशर भी आपको कम देखने को मिल सकता है। ब्रेडिकार्डिया, उनकी जो ब्रेथ है, उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी कम दिखाई देगी। एमनोरिया, कई बार एडोलेसेंट गर्ल्स में मेंस्ट्रुअस जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि न्यूट्रिशनल कंटेंट उन्होंने प्रॉपर नहीं लिए हैं और बॉडी जो है वो क्राइसिस कंडीशन में है। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप जब अच्छे से खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं तो रफेज हैं, फाइबर्स हैं, इनसे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। लेकिन जब आप खाना नहीं खाते हैं और प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स और रफेज नहीं लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। आइए मैनेजमेंट की बात करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन इंक्लूड्स साइकोथेरेपी। एकमात्र इलाज, सबसे कारगर उपाय है साइकोथेरेपी, जिसमें कि गाइडेंस काउंसलिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि जब एक बच्चा इस कंडीशन में आता है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहा हो तो वो धीरे धीरे इसके साथ साथ एसोसिएटिवली डिप्रेशन की कंडीशन में भी जा सकता है, तो इसलिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी इन्हें एडमिनिस्टर करवाई जाती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाकर जो कि गाइडेंस और काउंसलिंग से संभव है, उस आधार पर उन्हें ये समझाया जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो अब क्राइसिस कंडीशन में है, क्राइसिस फेस कर रही है, तो इसे वापस उस लेवल पर लाने के लिए उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, बैलेंस डाइट के बारे में उन्हें बताया जाता है और उसे लेने के लिए उन्हें अप्रोच भी किया जाता है। पेरेंटल काउंसलिंग फॉर मॉडिफिकेशन, बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज एसेंशियल, ताकि अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी कंडीशन जो है उसका कारण फैमिली और पेरेंट्स के साथ बच्चे की बॉन्डिंग का ठीक नहीं रहना है, तो माता पिता को काउंसिल किया जाता है कि वो अपने बच्चे के साथ पूरी तरह से भावनात्मक व्यवहार रखें, उन्हें अच्छे से प्रेम और स्नेह दें। हॉस्पिटलाइजेशन में बी नीडेड इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, यदि किसी भी तरह से एसोसिएट जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी वो सामने आती हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन किया जाना उनका ज़रूरी है। तो ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आज हमने एडोलेसेंट कंडीशन में बिहेवियरल प्रॉब्लम में दो डिसऑर्डर्स देखे, दो प्रॉब्लम्स देखी। पहली थी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरह से एडोलेसेंट जो हैं, जो किशोर हैं, वो किसी अपराध में या क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल हो जाते हैं। और जो दूसरा डिसऑर्डर हमने देखा था, जो दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी थी, वो थी एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें कि अपने अपीयरेंस को लेकर बच्चे खाना नहीं खाते हैं और रिफ्यूजल ऑफ फीड वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं उनमें देखने को मिल सकती हैं। ओके, थैंक्स।